अलका ढोंडियाल जी और अन्य जो डिग्निटरीज बैठे हुए हैं डाइस पे, और मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि प्रमोद कुमार जी ने इस ट्रेनिंग के उद्देश्य की और महत्ता की बात की, इसी पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं दूंगा। हालांकि जिन विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे आज दिन भर वो काफ़ी बड़े टेक्निकल टाइप के होंगे, तो अभी कुछ ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, उस टाइम करेंगे कि जस्ट मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात में रखना चाहूँगा कि जब आप सब लोग सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, तैयार होने जाते हैं, नहाए धोए, कपड़ा पहना आपने, उसके बाद क्या करते हैं, आप आईने के सामने जाते हैं घर से निकलने से पहले। तो जब आईने के सामने पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ कुछ चीज़ छूट गया है, शायद कंघी नहीं की या कुछ ना कुछ टचअप फाइनल बचा हुआ है, वो करने के लिए आप आईने के सामने जाते हैं, आप देखते हैं और फिर फाइनल टचअप करके निकलते हैं। तो आईना क्या बताता है आपको? आईना आपको सच्चाई बताता है कि आप किस परिस्थिति में हैं और आप उसको ठीक करके आप आगे निकलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो एक आईना होता है, ठीक है। और जो आज हम लोग चर्चा करेंगे वो हम लोग फॉल्ट फाइंडिंग नहीं, फैक्ट फाइंडिंग की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे किस तरह से हम इन फैक्ट्स को देखें कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री महोदय का एक विजन है कि उत्तर प्रदेश की इकॉनमी को 1 ट्रिलियन उसकी एक इकॉनमी बनाना है। तो इस बात की संभावना हो सकती है कि हम लोग पहले ही 1 ट्रिलियन इकॉनमी हो, लेकिन जब तक हम उस आईने के सामने नहीं आएंगे, स्टैटिस्टिक्स के सामने नहीं आएंगे, कि हो सकता है कि हम किस स्तर पे हैं, किस स्टेज पे हैं, वो जानने के लिए हमको अपना वो आईने को देखने की आवश्यकता है। और वो आईना हमारा क्या है? वो स्टैटिस्टिक्स है, जो हम अलग अलग तरह के सर्वेस करते हैं, जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ASI हम कहाँ पे अपने किस स्टेज पे, किस स्तर पे हम लोग अभी हैं, ताकि हमको आगे किस दिशा में प्रयास करना है, किस कमी, जिस क्षेत्र में कमी है। जैसे कि आप मैंने उदाहरण दिया था कि आपको कि सुबह जब आप तैयार होकर निकले तो आपको लगा कि हाँ आपको कंघी करना था, छूट गया है, तो उस जगह वो जगह आपने जाके अपने कंघी की और आप निकल पड़े। उसी तरह इकॉनमी किस स्तर पे है, किस क्षेत्र में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की या ध्यान देने की आवश्यकता है, कौन सा हमारा सेक्टर है जो ऑलरेडी एक अपने एक सर्टेन स्टेज को पहुंच चुका है, उसको और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो उसके लिए ही हमको आईना मतलब स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता होती है। और वो उस आंकड़ों, उस स्टैटिस्टिक्स को, उन आंकड़ों को कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे उनको कंपाइल किया जाए, इसी सिलसिले में आज और आने वाले समय में जो वर्कशॉप जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया वो होने वाली हैं। तो बस आपसे मेरा यही एक अनुरोध है कि जो भी हम लोग चर्चा करेंगे उसमें आप शामिल होइए और जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय का एक सपना है उसको पूरा करने में हम लोग अपना पूरी तहे दिल से उसको प्रयास करके उस सपने को अचीव करें। धन्यवाद। पर उपस्थित गिरी विकास अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी, प्रोफेसर साहू जी, डायरेक्टर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जोनल कार्यालय लखनऊ, श्री विवेक श्रीवास्तव जी, और मेरे कार्यालय के सहयोगी अधिकारी श्रीमती मालिका घोषाल जी, अलका ढोंडियाल जी और डायस के उपस्थित अन्य सभी अधिकारी तथा फील्ड से आए आप सभी सहयोगी अधिकारी, हमारे फील्ड के अध्ययन संख्या प्रभाग के सहयोगी अधिकारियों को, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन है इस कार्यशाला में। इस कार्यशाला का आयोजन गिरी विकास अध्ययन संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है और 2 दिवसीय ये कार्यशाला है, जिसमें हमारा जो डिपार्टमेंटल वर्क है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। आप सभी लोग उससे विज्ञ हैं क्योंकि ये कई वर्षों से शुरू से ये काम हम लोग करते आ रहे हैं, उस पर इस कार्यशाला का आयोजन है। ये कार्यशाला जो भारत सरकार की सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग योजना है, उसके अंतर्गत गिरी विकास संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। आप लोग विभाग में काफ़ी समय से हैं तो शायद जानते ही होंगे कि सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट योजना जो है SSS स्कीम, एक भारत सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड योजना है। इस योजना का प्रदेश में प्रारंभ 2015-16 में हुआ था
15-16 में प्रदेश ने एक भारत सरकार के साथ MOU साइन किया। इस MOU के अंतर्गत प्रदेश में सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए और यहाँ की क्षमता, यहाँ के सांख्यिकी कार्यों में लगे हुए जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, अधिकारी हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स के बारे में जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया और उस प्रोग्राम पर भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का अनुमोदन होकर के उस पर कार्रवाई की गई। फिर ये योजना आगे चल करके ये इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ। हमारा जो स्टेट प्रोग्राम था वो फिर चेंज हुआ और 16-17 में ये स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, पहले इंडिया स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट था, फिर उसके बाद ये सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट हो गया और हमने उसको भी ऑप्ट किया। उसमें भी हमने अपने स्टेट प्रोग्राम अपना तैयार किया और प्रदेश में उसको हमने लागू करा। उस योजना के अंतर्गत हमने जो कई सारे अध्ययन सर्वेक्षण कराए पहले और कई सारी वर्कशॉप्स भी हुई हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, जिसमें कि हमारे बहुत सारे अधिकारियों द्वारा डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में उनको ट्रेनिंग कराई गई। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं फील्ड से आए हुए अधिकारी हमारे ASI का, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, डिफरेंट टाइप के प्राइसेस और वेजेस का डेटा जो कि हम फील्ड से आप लोगों के माध्यम से अपने हेडक्वार्टर पर लेते हैं, उसके लिए एक मॉड्यूल डेवलप किया गया। वो मॉड्यूल भी इसी योजना के अंतर्गत ही इसको स्पॉन्सर करके डेवलप कराया गया। तो इस तरीके से फिर काफ़ी स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग हमारे डिपार्टमेंट के स्तर पे इस योजना के माध्यम से हुई है और आगे भी होगी, जो हमारे अभी प्रोग्राम में सम्मिलित है। फिर गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था कि $1 ट्रिलियन इकॉनमी को अचीव करना, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने फिर अभी रिसेंटली स्टेट प्रोग्राम अपना रिवाइज करा और उस स्टेट प्रोग्राम में फर्दर कुछ और नई योजनाएं, नए अध्ययन सर्वेक्षण, स्टडीज़ और सर्वे वगैरह डाले। एक सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स को हमने आइडेंटिफाई किया, नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया और फिर हमने अपना स्टेट प्रोग्राम रिवाइज करा, जिसको हमने फर्दर फिर हमारे चीफ सेक्रेटरी सर के लेवल पे स्टेट लेवल हाई स्टीयरिंग कमेटी है, उससे अनुमोदित करा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अनुमोदित कराया और अब हम उस स्टेट प्रोग्राम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज की ये जो कार्यशाला है इसी की एक कड़ी है। इस के अंतर्गत पहले हमने अभी तक 3 कार्यशालाएं कर चुके हैं, 2 कार्यशालाएं कर चुके हैं। एक आप ही लोगों के माध्यम से जनपद स्तर पे जो डिफरेंट सर्वे होते हैं उसके प्रति जो हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे आप डेटा कलेक्ट करते हैं उनके प्रति सर्वेक्षणों के बारे में जागरूकता हो, उसके लिए आप लोगों ने अभी जुलाई में सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हर जिले में आयोजित कराई, वो भी इसी SSS स्कीम से ही स्पॉन्सर्ड थी। उसके बाद फिर GSDP एस्टिमेट्स जो हम लोग तैयार करते हैं उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डेटा यूज़ करते हैं। उन डिपार्टमेंट्स को उनके डेटा हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, उनकी क्या उपयोगिता, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसको डिपार्टमेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि वो डेटा की सेंसिटिविटी को समझें और उस डेटा को और थोड़ा सा ध्यान से उनके यहाँ उनका जो प्राइमरी डेटा है वो हमको अवेलेबल कराएं, ताकि डेटा का सही आकलन हो सके। जैसा अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो आईना दिखाती है, तो आईना हमको सही ढंग से दिखाई दे। स्टडी का तीसरी कार्यशाला है और एक सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स हैं जो हम इस योजना में अभी आगे तक करेंगे। ये योजना हमारी मार्च 25 तक है प्रदेश में लागू। इसमें समय समय पर डिफरेंट कार्यशालाएँ होती रहेंगी। तो आज वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है वो वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के माध्यम से हम कलेक्ट करते हैं और इसका यूज़ जो है बेसिकली औद्योगिक इंडस्ट्री सेक्टर में क्या ग्रोथ हुई है उसको, और हमारे स्टेट में ASI का काम, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का काम हम 1961 से लगातार कर रहे हैं
और प्रेजेंटली ये सर्वे जो है ये कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उनके सहयोगी रुपेश जी आए हुए हैं। वो आप लोगों को इसके बारे में एक एक स्टेप के बारे में बताएंगे। ये प्रशिक्षण कम कार्यशाला इसको मानिए और आप लोग सब इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन एक रिफ्रेश होना भी, नॉलेज को रिफ्रेश होना और समय के साथ जो इसमें बदलाव हुआ है उससे भी आपको ये आप लोग डेली कराएंगे। और मेरा ये आप लोगों से मैं आशा ही करती हूँ कि आप लोग इस वर्कशॉप का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। हमारे जो अनुभवी भारत सरकार के अधिकारी आए हैं उनका जो अनुभव है उसका लाभ लेते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफ्रेश करेंगे और जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं उनको भी हम लोग इन टॉपिक्स पे प्रशिक्षण तो छोटे छोटे टुकड़ों में करते आए अभी तक, लेकिन ये शायद मेरे ख्याल से पहला मौका है कि जब हम पूरे प्रदेश के अपने पूरे प्रदेश के सभी अधिकारियों को एक साथ बुला करके उनको इस विषय के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आप लोग का अपना भी अनुभव होगा और यहाँ हेडक्वार्टर के अधिकारियों का भी अनुभव होगा। आप लोग एक दूसरे अपने अनुभव से भी एक दूसरे से साझा कर सकते हैं और एक दूसरे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। प्लस हमारे जो अधिकारी हैं भारत सरकार के उनका भी अनुभव करते कल भी ASI शेड्यूल के बारे में और उसको हमारा जो मॉड्यूल डेवलप है उसमें कैसे डेटा एंट्री होनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मॉड्यूल पर प्रैक्टिकली आपको करके भी थोड़ा सा बताया जाएगा कि किस तरीके से मॉड्यूल में यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। उसके बाद औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ये भी हम लोग 1976 से बना रहे हैं स्टेट में और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक प्रॉक्सी इंडिकेटर है इंडस्ट्री सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, जिसको कि हम ASI का रिजल्ट क्योंकि हम थोड़ा सा हमें टाइम लैग के साथ मिल पाता है तो हम इस इंडिकेटर को यूज़ करके अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एस्टिमेट्स निकालने में इसका यूज़ करते हैं। और इसके लिए बेस ईयर की आवश्यकता होती है, सभी आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग हमको हेडक्वार्टर पे डेटा उसका भेजते रहते हैं। जब 1976 में इस इंडेक्स की शुरुआत हुई थी तो उस समय हमारा बेस ईयर सबसे पहले 70-71 था। उसके बाद कंटिन्यूसली हम लोग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बनाते चले आ रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए जैसे जैसे बेस ईयर चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया वैसे ही हम लोग भी अपना बेस ईयर लगातार चेंज करते आ रहे हैं। तो 70-71 के बाद 93-94 फिर 99-2000 2004-05 और प्रेजेंटली हम 2011-12 बेस ईयर पे अपना इंडेक्स तैयार कर रहे हैं और अभी हमारा प्रोसेस में है 2019-20 बेस ईयर चेंज करने में। इसका भी डेटा हम आप लोगों के माध्यम से कलेक्ट कर रहे हैं। इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से फिर आग्रह करूँगी कि आप लोग इस डेटा में को जल्दी से जल्दी हमें भेजें क्योंकि हम लोगों के ऊपर भी बहुत प्रेशर है बेस ईयर को जल्दी से जल्दी चेंज करने के लिए, क्योंकि समय के साथ इकॉनमी का स्वरूप बदल जाता है तो इसलिए बेस ईयर चेंज करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इस मैं अब आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यही इस वर्कशॉप के में आप लोग मैक्सिमम गेन करें एक दूसरे अपने आपस के एक दूसरे के अनुभव के साथ। हमारे जो अधिकारी आए हैं जो आपको बताएंगे टॉपिक्स के बारे में उनके अनुभव के साथ और अपने कॉन्सेप्ट्स में यदि कोई डाउट्स हैं तो उसको ज़रूर क्लियर कर लें, शंकाओं का समाधान कर लें इस पर, और जिससे कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग अभी तक जो आप समझ रहे हैं यदि कुछ डाउट्स है तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो सके और सही आंकड़े एक्यूरेसी के साथ हमको मिल पाए ASI के भी और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के भी। इसी के साथ आपसे फिर एक बार आग्रह करूँगी कि आप लोग इससे बहुत ही ध्यान से सुनिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम एक साथ सभी अधिकारियों को इसके बारे में बता रहे हैं। इन्हीं के साथ मैं इस कार्यशाला के सफल आयोजन की कामना करती हूँ। आप लोगों के यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। का पूरा हो चुका है सेंटेनरी हम लोगों ने तो, बट ये जो हमारी यूनिवर्सिटी का जो मैंडेट है वो है द एसेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज
यूनिटी ऑफ मैनकाइंड एंड कोलैबोरेटिव विजडम। तो जो कलेक्टिव विजडम है, उस कलेक्टिव विजडम में ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी वी have also collaborated with the Institute of Development Studies and also the Government of Uttar Pradesh to have such kind of workshop in the university premise. So on behalf of the university, I extend my hearty welcome to all the participants from the Government of Uttar Pradesh and all the officials from the Government of Uttar Pradesh. जैसे कि समाज विज्ञान एक विषय है और समाज विज्ञान में हम लोग ये कहते हैं कि समस्याओं की पहचान और समस्याओं के प्रति एहसास और समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता समस्याओं की हल की तरफ दे सकता है। So this is how the workshop basically aims at identifying the problem on the basis of data, and data also provides us perspective, opportunities, and also try to help us in realizing the problem and sensitizing the problem, and this is how we can go towards problem solving. So on behalf of the Department of Sociology and on behalf of the university, I welcome all of you to this historic Malviya Hall. Thank you so much. DES for organizing this workshop. Now I give over to Mr. Vivek Srivastava for explaining the concepts and features of ASI, its scope, subject coverage, statutory nature. कि आपको ASI के बारे में कुछ बताना है आपको कि ASI क्या होता है, लेकिन आप सभी लोग, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ASI तो कर ही रहे होंगे। आप में से ज़्यादातर कोई ऐसा है जिसने कभी ASI का नाम न सुना हो या कभी ना किया हो? बहुत अच्छी बात होती है, और क्योंकि अब ज़्यादातर लोग जानते हैं तो मेरा काम बहुत आसान हो गया कि मैं कहीं भटकूंगा, मुझसे कहीं गलती होगी तो आप लोग संभाल लेंगे, ठीक है? और बिल्कुल संभालिएगा, क्योंकि ये जो है ये वर्कशॉप है, मेरा मानना है ये टू वे प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादातर लोगों ने आप में से ASI के बारे में आपने सुना है या कहीं ना कहीं काम किया होगा, तो हो सकता है संभावना ऐसी हो कि कहीं कुछ बताने में मुझसे चूक हो रही हो, तो वहाँ पे ज़रूर आप मुझे रोक के मुझे सुधारिएगा, ताकि मेरे साथ साथ बाकी लोगों का भी ज्ञानवर्धन हो। जो भी प्रश्न हो उनको ज़रूर पूछिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न जो है गलत नहीं होता है। हम लोग इस संकोच में रहते हैं कि कहीं ऐसा ना, इतना छोटा सा प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ और मैं या पूछ रही हूँ और मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस है और कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब लोगों को बहुत सी चीज़ें नहीं आती है, बस यही एक कार्यक्रम होता है इस तरह का जहाँ पे हम सब लोग मिल के एक साथ सीखने का प्रयास करते हैं। तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, जैसे अभी सुबह से डॉक्टर साहब ने बताया, प्रोफेसर साहब ने बताया कि स्टेटिस्टिक्स की जो महत्ता है और उसी के तहत ये ASI, तो ASI का इम्पोर्टेंस क्या है, पहले हम वहाँ से शुरू करते हैं। क्या आखिरकार बाकी टेक्निकल जो चीज़ें होंगी PPT पे लिखी होंगी, कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ चीज़ें आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं, प्रेजेंटेशन जो उपलब्ध होंगे आपको मुहैया कराए जाएंगे। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स की वेबसाइट पे ASI का एक पूरा मैनुअल पड़ा हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं, जिसकी सॉफ्ट कॉपी भी हो सकता है आप लोग को प्रोवाइड की जाए। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत की आखिर जो काम हम कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कि क्यों इस पर जरूरत पड़ी। जैसे हालांकि इस बारे में पिछले आधे घंटे में हम लोग ने काफ़ी चीज़ें सुनी और उसी में मैं थोड़ा कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि इकोनॉमी की क्या दशा है, उसको जानने के लिए कुछ इंडिकेटर्स या कुछ इंडिकेटर्स नहीं, हाँ इंडिकेटर्स या एग्रीगेट्स हैं। साल में एक बार जिस समय रिलीज होता है, खासकर जनवरी के महीने में, या क्वार्टरली रिलीज होते हैं, जैसे नेशनल अकाउंट्स डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के तहत एक नेशनल अकाउंट्स डिवीजन है जो GDP का एस्टिमेट्स का कंपाइलेशन करता है। और वो जब रिलीज होता है तो पेपर में आता है या न्यूज़ में सुनते होंगे कि इकोनॉमी इतने % ग्रोथ से ग्रो कर रही है, या इस बार पिछली बार से ग्रोथ कम हुई या इस बार ज़्यादा हुई, कोई खास सेक्टर ज़्यादा ग्रो किया, कोई खास सेक्टर कम ग्रो किया। और इस तरह से एक तरह से जैसे कहते हैं रिपोर्ट कार्ड है एक तरह का, कि इकोनॉमी की ग्रोथ, ये GDP बताता है कि किस तरह से इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है। और अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज जिसमें आपका एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, सर्विसेज और भी इनको और भी डिसेग्रीगेट किया जा सकता है इसको। तो कौन सी इंडस्ट्री किस दिशा में कैसे बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। और किसी विशेष, अच्छा ये तो जैसे पूरे
एक ऑल इंडिया एस्टिमेट निकलते हैं, उसके साथ ही साथ स्टेट वाइज एस्टिमेट भी बनते हैं, जिसको आप GSDP कहते हैं। जो GDP होता है वही स्टेट GDP जो है उसको GSDP हम लोग कहते हैं। तो कोई किसी स्टेट का जो परफॉर्मेंस होता है वो इस बात से तय होता है कि वहाँ का GDP किस तरह, कितना GDP कितना आया है, कितना ग्रो किया है पिछले साल से, किसी खास सेक्टर में क्या ग्रोथ हुआ है। और सरकार ये देखती है, ये जब देखती है कि किस क्षेत्र में ग्रोथ हुआ है, किस क्षेत्र में ग्रोथ नहीं हुआ है, तो वो ग्रोथ जहाँ नहीं हुआ है उनके कारणों को जानने का प्रयास करती है और फिर उस दिशा में इन्वेस्टमेंट करके या ध्यान देके उसको और सुधारने की या उस पर और ज़्यादा उन्नति लाने की जरूरत होती है और वो उस पर उस तरह से इन्वेस्टमेंट करती है या पॉलिसीज बनाती है। तो ये जो आंकड़े हम लोग इकट्ठा करते हैं उनका जो यूज़ है या उनका जो यूज़ होता है वो इसी जो इंडिकेटर है इन्हीं आइनों को बनाने के लिए होता है। अब बात आती है कि जैसे ये ASI जैसे कि अभी चर्चा हुई शुरुआत में इनॉग्रेशन सेशन में कि ASI जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है उसको कैप्चर करने का एक माध्यम है। अब ASI के आंकड़ों को इकट्ठा करने में जैसे आज की वर्कशॉप है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, ASI के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो ASI के शेड्यूल्स हैं उसमें डेटा जो एंट्री हम लोग को करनी रहती है वो कैसे की जाती है, किन से इंफॉर्मेशन ली जाती है, मतलब किन से डेटा लिया जाता है, इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, ASI की महत्ता इसलिए भी ज़्यादा है, वैसे हर एक आंकड़ों की महत्ता है। ASI में क्या होता है कि हमारा जो कवरेज होता है वो इंडस्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, उनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उनका इस्तेमाल करके कंपाइलेशन करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि अगर ये आंकड़े, चाहे ASI क्या और भी कोई सर्वे है और भी कोई जो आंकड़े इकट्ठा हो रहे हैं, उसमें अगर किसी प्रकार की कमी रह जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि पहले चीज़ जैसे हम लोग चर्चा की किसी स्टेट का परफॉर्मेंस पे उसका असर, परफॉर्मेंस एक्चुअली रिपोर्ट कार्ड पे फ़र्क पड़ेगा कि आपने मेहनत तो की लेकिन जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए जैसे जब पूरे इकोनॉमी का जब हम लोग GDP का कंपाइलेशन करते हैं तो वो ये इरेलेवेंट होता है कि वो कोई फैक्ट्री यूपी में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कि MP में कर रही है या उत्तराखंड में कर रही है, पूरे देश के किसी भी कोने में वो कर रही होती है। तो और क्योंकि तो हमारी क्लोज इकोनॉमी है तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको हमने कैप्चर किया और उसके आधार पर हमने GDP के एस्टिमेट्स का कंपाइलेशन किया, तो वो ओवरऑल एक ऑल इंडिया एस्टिमेट निकल के हमको मिल जाता है। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो देश के किसी भी कोने में किसी प्रकार की भी एक्टिविटी चल रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे गुड्स का चाहे सर्विसेज का, वो कैप्चर हो जाता है। लेकिन जहाँ बात आती है स्टेट के एस्टिमेट्स के कंपाइलेशन की, वहाँ पे हमको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? जैसे मान लीजिए एक ही फैक्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल बाटा की फैक्ट्री मान लीजिए, ले लीजिए। बाटा जो है वो अपने जूते का उत्पादन जो है मान लीजिए यूपी में भी करता हो और किसी दूसरे राज्य में भी करता हो और वो एक रिटर्न अपना, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज है वो अपना एक रिटर्न बनाती हैं, ठीक है। अब वो रिटर्न जो बनाती हैं वो रिटर्न ये ASI के माध्यम से वो रिटर्न भरा जाता है। अब अगर ऐसा हो कि जो यूपी में प्रोडक्शन हुआ हो वो अपना एक सिंगल रिटर्न बनाए और MP में वो जाके जुड़ के दिख जाए, अगर वो उन्होंने अपना रिटर्न अलग अलग नहीं बनाया या उन्होंने अपना बैलेंस शीट या PL अकाउंट जो भी डॉक्यूमेंट वो अपने हर साल बनाते हैं, अगर वो इस तरह से उपलब्ध नहीं है कि यूपी में कितना प्रोडक्शन हुआ है और MP में कितना प्रोडक्शन हुआ है, अलग अलग उपलब्ध ना हो और वो सारा का सारा जाके MP में जुड़ जाए, तो क्या होगा? MP का जो GDP होगा वो ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो यूपी के वर्कर्स का, यूपी के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा। या उल्टा अगर कर दिया जाए कि यूपी में पूरा हो जाए तो MP का जो है क्या हो जाएगा? अंडर एस्टिमेट हो जाएगा जो उसकी GDP होगी और उसके परफॉर्मेंस पे उसका असर पड़ेगा। और ये जो परफॉर्मेंस होता है ये इसके आधार पे ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपने ग्रांट्स वगैरह या जो भी परफॉर्मेंस को देख के उस हिसाब से ग्रांट्स को स्टेट्स को एलोकेट करती है। इसलिए जब स्टेट वाइज एस्टिमेट बनता है तो उससे बहुत ध्यान रखा जाता है। जो लोग आप में से जो लोग DS के प्लान स्टेट इनकम यूनिट में काम करते होंगे उनको पता होगा कि साल में एक बार अप्रैल मई जून के आसपास एक एक्सरसाइज होती है, दिल्ली लोग जाते हैं हर स्टेट के, और जो
क्योंकि नेशनल अकाउंट्स डिवीजन वो भी स्टेट वाइज एस्टिमेट्स का कंपाइलेशन करता है और स्टेट वाइज एस्टिमेट्स का कंपाइलेशन करता है, और उनको कंपेयर किया जाता है कि कहाँ पे किस तरह की कमियां हैं, कि कहीं डेटा सोर्स ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रकार की इसमें कमी है, और उसको रिवाइज करके अपने जो एस्टिमेट्स हैं स्टेट्स के उसको फाइनल करके रिवाइज किया जाता है, ताकि कहीं पे भी इस तरह की दिक्कत अगर आ रही हो कि अंडर एस्टिमेशन हो रहा हो या ओवर एस्टिमेशन हो रहा हो, उसको दूर किया सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है इस डेटा की, जो डेटा हम लोग यहाँ पे जिसको कलेक्ट करने के तरीके पे हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो इसके बाद हम लोग वापस अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं। ये उन फैक्ट्रीज को कवर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कवर करते हैं जो किसी प्रकार का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब इसमें जो हमारा ASI का जो शेड्यूल होता है, जिसके माध्यम से डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको दो हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 जो होता है उसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी उसमें मटेरियल यूज हो रहा है, आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ों का जानकारी लिया जाता है। पार्ट 2 जो है उसमें हमारा लेबर से रिलेटेड जो यूनिट है उसमें जो लेबर इन्वॉल्व हुआ है वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो हमारा पार्ट 2 लेता है। अच्छा, पार्ट 1 जैसे जब डेटा हमारा कलेक्ट हो जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए हमारा CSO IS विंग कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स विंग है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंडर में, वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जाती है और वहाँ पे इस डेटा की प्रोसेसिंग करके और हमारे एस्टिमेट्स का कंपाइलेशन किया जाता है। अभी हम लोग जब शेड्यूल पे चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि किन किन बिंदुओं पे या किन किन आइटम से, किन किन मदों पे जानकारी कैसे कैसे इकट्ठा की जाती है। इसके बाद जो हमारा लेबर से रिलेटेड डेटा है वो हमारा लेबर ब्यूरो के पास जाता है और वो उस जानकारी को प्रोसेस करके उससे एस्टिमेट्स का कंपाइलेशन या इंडिकेटर्स का कंपाइलेशन वो करते हैं। ज्योग्राफिकल कवरेज जैसे कि दिखाई हुआ है कि ये पूरे कंट्री, पूरे ऑल ओवर इंडिया पे में ये सर्वे किया जाता है। और ये इसमें एक चीज रेफरेंस पीरियड ये फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च। इसमें जो जानकारी इकट्ठा की जाती है वो अप्रैल टू मार्च जो भी इंडस्ट्री या किसी भी यूनिट ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये जानकारी पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी उन्होंने प्रोडक्शन एक्टिविटी की है, किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की है, उसको फाइनेंशियल ईयर वाइज कैप्चर किया जाता है। इसमें एक माइनर करेक्शन है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ASI का जो पार्ट 2 डेटा है वो कैलेंडर ईयर वाइज पहले लिया जाता था, अब वो फाइनेंशियल ईयर वाइज लिया था। ये PPT में ये चीज़ छूट गई है, इसको ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये कैलेंडर ईयर वाइज पहले हुआ करता था, अब ये फाइनेंशियल ईयर वाइज पार्ट 2 का डेटा भी लिया जाता है। अब हमारा जैसे सर्वे पीरियड वो पीरियड मतलब जिस पीरियड में हमारा सर्वे होता है। अभी सर्वे पीरियड का यूजुअली सितंबर टू अप्रैल होता है। सर्वे पीरियड किसी फाइनेंशियल ईयर के बाद में क्यों है? जैसे होता क्या है कि जैसे कोई भी इंडस्ट्री ने जो, जैसे अब मैं ऐसे समझूँ 22-23 फाइनेंशियल ईयर जो था, 23 फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो गया उसके बाद यूनिट्स को या फैक्ट्रीज को 2 से 3 महीने का टाइम लगता है जिसमें वो अपना बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट वगैरह फाइनल कर लेते हैं। तो उनको वो बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट फाइनल करने का समय दिया जाता है। जब समय वो कंप्लीट हो जाए, मतलब वो अपना पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट कंप्लीट कर लें, तब उसके बाद ये सर्वे किया जाता है। ये एक्चुअली एक रिकॉर्ड बेस्ड सर्वे है। रिकॉर्ड बेस्ड सर्वे का मतलब क्या हुआ? जैसे एक हाउस होल्ड सर्वे होते हैं, आप लोग इस बात को जानते होंगे। हाउस होल्ड सर्वे जैसे सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है, ये एक हाउस होल्ड सर्वे है जिसमें क्या करते हैं, हमारे जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो हाउस होल्ड मतलब घर घर जाते हैं और वहाँ पे जो भी जानकारी लेनी रहती है वो जानकारी वहाँ से लेते हैं। ये एक रिकॉर्ड बेस्ड सर्वे है। रिकॉर्ड बेस्ड सर्वे का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमको अपने शेड्यूल में भरनी है वो सारी की सारी रिकॉर्ड से लेनी है। रिकॉर्ड कौन से हैं? बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो यूनिट्स हमको प्रोवाइड करती हैं। तो इन अकाउंट्स को फाइनलाइज करने में उन यूनिट्स को समय की आवश्यकता होती है, तो वो 3-4 महीने जो भी समय लेते हैं। इसलिए आमतौर पे ये सर्वे सितंबर महीने से, सितंबर-अक्टूबर महीने से शुरू करके और मार्च-अप्रैल महीने तक इसको खत्म किया जाता है। जैसे कि अभी ASI जो 2022-23 जो है वो हमारे यहाँ मतलब सेंटर ने शुरू कर दिया उस पर काम। अब ये सर्वे जो है अभी मेरे ख्याल से 15 दिन या 1 महीने के अंदर ये लॉन्च हो जाएगा। थोड़ा सा इधर ये कोरोना के पीरियड के दौरान थोड़ा सा डिले हुआ था, लेकिन अदरवाइज ये यूजुअली सितंबर से अप्रैल के मध्य में ये हमेशा आयोजित होता रहा है और इस बार भी जो है वो शुरू होने वाला है।
तो ये हमारा सर्वे पीरियड है। अब क्या है, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जैसे एक ही यूनिट बहुत तरह की चीज़ों का एक यूनिट बहुत तरह की चीज़ों का प्रोडक्शन करती है, बहुत तरह के आइटम्स का, या अलग अलग यूनिट्स भी बहुत अलग अलग तरह के आइटम्स का प्रोडक्शन करती हैं, और वो जो उसको मार्केट में बेचती हैं या सेल करने के लिए डालती हैं, तो उसको अलग अलग नामों से, अलग अलग जरा सा कंपोजिशन चेंज कर दिया उन्होंने, उसका नाम चेंज कर दिया। तो क्या है कि एक्चुअल में जो आइटम उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है वो यूनिफॉर्मली सारे यूनिट, जैसे क्या है कि अब जरा से कंपोजिशन चेंज करने पे किसी चीज़ का नाम उन्होंने बदल दिया, कोई भी एक आइटम है, लेकिन उसको अगर हमको कंपेयर करना हो या इंटरनेशनली अगर कंपेयर करना हो कि किसी कंट्री में कोई किसी एक प्रोडक्ट का जो कंपोजिशन है या एक प्रोडक्ट जो बन रहा है वो किसी दूसरे कंट्री में दूसरे नाम से या दूसरे तरीके से बन रहा है, तो उसको अगर कंपेयर करना हो, या किसी एक्टिविटी इंडस्ट्री जो है उसको, वो कोई इंडस्ट्री जो एक्टिविटी कर रही है उस एक्टिविटी को आपस में कंपेयर करना है, इसीलिए एक NIC 2008 एक कोड्स जनरेट किए गए हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको। ये जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, जितनी एक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, उनको उन्होंने कोडिफाई किया है। ये 2008 इसलिए लिखा हुआ है कि 2008 में ये जो कोड्स थे, ये कैटेगराइजेशन जो किए गए थे 2008 में किए गए थे, और ये इसका जो बेसिस था, जैसे आप देख रहे हैं UN ISIC रिवीजन 4 लिखा हुआ है। UN ISIC ये UN ISIC क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन रिवीजन 4। ये एक रिवीजन था जिसमें उन्होंने क्या किया, जितनी भी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई करके कोडिफाई किया है। उसके बेसिस पे NIC 2008 बनाया गया था, और इस कोड्स के क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग अपने डेटा को कैप्चर करके और शेड्यूल्स में एंट्री करते हैं। अगर आप अभी जब शेड्यूल्स देखेंगे तो आपको NIC कोड दिखाए जाएंगे कि कोई ऐसे एक यूनिट है, वो वाली जूते बना रही है, तो उस जूते बनाने को उसको किसी एक NIC कैटेगरी में रखा गया है, NIC कोड उसको दिए गए हैं, और वो कोड अप टू 5 डिजिट तक अवेलेबल हैं, और उनके आधार पे डेटा की एंट्री की जाती है, ठीक है, ताकि आइटम्स को आइडेंटिफाई करने में, उनको क्लासिफाई करने में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब बात आती है कि ये बात तो हो गई ASI कब होता है, किस पीरियड में होता है, किसको हम लोग कवर करते हैं। हाँ, जैसे यूनिट्स को हम लोग कवर करते हैं, लेकिन जैसे आप ये जानते होंगे कि जब भी कभी हम लोगों को किसी प्रकार का सर्वेक्षण करना रहता है, सर्वे करना रहता है, तो पहले हमको इस बात को देखना पड़ता है कि किनके पास हम जाके जानकारी इकट्ठा करेंगे। ऐसा तो नहीं चल सकते किसी के पास, किसी भी फैक्ट्री पे, जैसे फैक्ट्री की बात तो हो चुकी है, लेकिन किसी भी फैक्ट्री के पास चले जाएंगे, ऐसे तो जाने को जा सकते हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत है, क्योंकि जो फैक्ट्रीज होती हैं वो, क्योंकि ये देखिए एक ये क्या है, पहले तो इसका नाम ही अगर आप देखिए एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, सर्वे है ये एक प्रकार का। तो सर्वे और सेंसस, सर्वे और सेंसस में तो मुझे लगता है कि आप लोग अंतर समझते होंगे, नहीं समझते बताइए, 2 लाइन में बता दें, चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, सेंसस होता है जिसको कहते हैं कंप्लीट इन्यूमरेशन, की सारी जानकारी जो है, जो भी जानकारी हमें इकट्ठा करनी है, जो भी हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, उसकी कंप्लीट जानकारी हर एक व्यक्ति या हर एक यूनिट के पास जाके, यूनिट बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारा टारगेट पॉपुलेशन क्या है, अगर वो ह्यूमन है तो पॉपुलेशन सेंसस होता है, अगर वो लाइफ स्टॉक है तो लाइफ स्टॉक सेंसस होता है, या कोई भी और ऐसी चीज़ है, तो कंप्लीट इन्यूमरेशन जब हम करेंगे तो उसको हम सेंसस कहते हैं, कि कोई भी जो हमारा टारगेट यूनिट है वो छूटने ना पाए। तो अगर ASI की जगह अगर इंडस्ट्रीज का सेंसस करें, तो किसी भी जिले में, किसी भी शहर में, किसी भी मोहल्ले में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सबके पास जाके हमको जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि सेंसस और सर्वे की अपनी अपनी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। सेंसस का डिमेरिट क्या है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें कॉस्ट ज़्यादा होती है, कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ मनी। और हमको अगर किसी चीज़ का रिजल्ट जल्दी चाहिए, जैसे कि अगर आप अपना मेडिकल चेकअप कराने जाते हैं, तो वो अगर टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी ना आए तो बीमारी या तो बढ़ सकती है, या तो इलाज होने से पहले व्यक्ति ठीक हो सकता है। तो इसीलिए सर्वे किया जाता है, क्योंकि सर्वे के जैसे आपको अगर चावल पकाना हो ना, तो 2 ही दाना दबाते हैं देखने के लिए कि चावल पक गया है, पूरा हर एक दाने को दबाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए सर्वे किए जाते हैं। तो अब क्या है कि अभी सर्वे जो करने जाना है हमको, तो
किनके पास जाना है, किन यूनिट्स के पास जाना है। कई कुछ यूनिट ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी जिनका डेटा कोई और ऑर्गेनाइजेशन कोई और मेथड से कैप्चर किया जा रहा होगा। अगर हम सबका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाएंगे तो पहले चीज़ तो हमारा काम का डुप्लीकेशन होगा, साथ ही साथ एस्टिमेट्स का जब कंपाइलेशन करेंगे तो उसमें भी डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन मतलब एक ही व्यक्ति की जानकारी या एक ही यूनिट की जानकारी दो बार आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ASI में किन लोगों से जानकारी इकट्ठा करनी है वो भी तय किया गया है, ताकि हमारा समय की भी बचत हो और एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आंकड़ों का संकलन किया जा सके। तो ASI का जो फ्रेम हमारा बनाया जाता है, फ्रेम मतलब जो एक तरह से उसको आम और आसान शब्दों में एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें ये तय किया जाता है कि किन यूनिट्स के पास हमें जाना है। तो वो फ्रेम बनाने के लिए क्या करते हैं, हमारा जो डेटा सोर्स है, जो NSS क्या करता है, वो क्या करता है कि जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज होते हैं हर स्टेट में, उनसे जो है उन फैक्ट्रीज की यूनिट्स की लिस्ट लेता है। इसके अलावा जो हमारे बीड़ी सिगार एस्टैब्लिशमेंट्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी की अंडरटेकिंग है, उनकी भी जानकारी दी जाती है और उसके आधार पे एक फ्रेम बनाया जाता है। अब एक हमारे पास लिस्ट बन गई लंबी चौड़ी कि भाई अब इतने इसमें ये सारी यूनिट्स आ गई। अब उसमें से हम लोग आगे चुनाव करेंगे कि किनको हमको अपने कवरेज में रखना है और किनको अपने कवरेज में नहीं रखना है, वो उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो पहला नियम जो ये है, पहली बात जो हम लोग ध्यान में रखते हैं वो क्या है कि एक फैक्ट्रीज एक्ट 1948 था। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के दो सेक्शन है, सेक्शन 2M1 और 2M2। कोई भी यूनिट जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भाई हर किसी का अंडरस्टैंडिंग कुछ हो सकता है, कोई भी यूनिट जो कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 2M1 और 2M2 में रजिस्टर्ड है, जो सेक्शन 2 के में डिफाइन की हुई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगा हुआ है, उसको हमारा वो सारी फैक्ट्रीज जो है, वो सारी यूनिट्स हमारे कवरेज का हिस्सा होती हैं। इसके बाद जैसे मैंने बताया बीड़ी सिगारेट इंडस्ट्री, बीड़ी सिगारेट मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड जो यूनिट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, बीड़ी सिगार वर्कर्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966। तो इसमें अगर कोई यूनिट अगर रजिस्टर्ड है, वो भी हमारे जो हमारे इस तरह की कोई यूनिट अगर हमारे फ्रेम में उपलब्ध है तो वो भी हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आएगी और वो हमारे सर्वे के फाइनल फ्रेम में वो ली जाएगी। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग जो है, जो किसी प्रकार के जनरेशन, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पास रजिस्टर ना हो, क्योंकि CEA का जो डेटा है वो नेशनल अकाउंट्स डिवीजन में अलग से लिया जाता है और उसका एस्टिमेट का कंपाइलेशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने उन यूनिट्स को भी ले लिया जैसा हम लोगों ने चर्चा किया था, तो क्या हो जाएगा, काम का हमारा डुप्लीकेशन हो जाएगा पहली चीज, और एस्टिमेट भी हमारा एक ही यूनिट की जानकारी दो बार भरी चली जाएगी। तो इसलिए जो ये इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग जो कि हमारा CEA का हिस्सा नहीं है, वो भी हमारा इसका हिस्सा, इसमें जो CEA में रजिस्टर्ड हैं वो हमारे इसका फ्रेम का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा जैसे जो आपके डिफेंस के एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, कुछ और स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन डिपो हैं, डिपार्टमेंटल यूनिट जैसे रेलवे वगैरह है, ठीक है, इन सब की जानकारी हम लोग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जानकारी जो है उनके रिस्पेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जरिए, जैसे डिफेंस का है तो डिफेंस का जो बजट वगैरह आता है, जो उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया है, कुछ अप टू सर्टेन एक्सटेंट कि देखिए हम जब GVA का कंपाइलेशन करते हैं, GVA जैसे आम शब्दों में बोला जाए कि GVA होता क्या है, वैल्यू एडिशन। किसी भी चीज़ को बनाने में किसी प्रकार का जो वैल्यू एडिशन होता है, कि गेहूं से आटा बनाया गया तो उसमें जितना पीसने में मैन पावर लगा वही एक प्रकार का वैल्यू एडिशन होता है। तो ये जो लोग जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट वगैरह हैं, ये भी जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये नहीं मतलब ये कितना उन्होंने एनिमेशन बनाया, हमको क्या है कि उसको बनाने में कितना मैन पावर लगा, उसका हमको सिर्फ जरूरत थी, वो चीज़ हमको मिल गया। तो कुछ सर्टेन चीज़ों के कारण कुछ सिक्योरिटी इशूज़ या कई बार जो है इनका ऑलरेडी कवरेज कहीं और हो रहा है, ये सारी चीज़ों को हम लोग उसमें नहीं लेते हैं हमारे कवरेज में। इसके अलावा जो हमने पीछे चर्चा की कि 2M1 2M2 में जो रजिस्टर्ड है उनको ले लिया, बीड़ी सिगार वाले उनको ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज़ को ले लिया जो कि CEA में नहीं है। फिर आगे आते हैं कि अब ऐसी संभावना हो सकती है कि कुछ फैक्ट्रीज जो हैं वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में रजिस्टर्ड तो हों, लेकिन वो 2M1 और 2M2 में रजिस्टर्ड नहीं है। अब उनका क्या करें? तो ऐसी कोई यूनिट जो कि फैक्ट्रीज एक्ट के 2M1 2M2 के अलावा किसी सेक्शन में रजिस्टर्ड है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, लेकिन वहाँ पे
100 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हों तो वो हमारे कवरेज का हिस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी फैक्ट्री जो कि सेक्शन 1948 के किसी अन्य सेक्शन में रजिस्टर्ड है लेकिन वहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं तो वो हमारे उसका हिस्सा हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन क्या है कि वो तो इसमें इसके साथ ही साथ 2M1, 2M2 फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अलावा 7 और एक्ट ऐसे हैं, उसमें भी अगर कोई यूनिट, देखिए हमारा प्राइमरली हम किसको लेते हैं कि 1948 का जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें जो 2M1, 2M2 में रजिस्टर्ड लोग हैं उनको खाली हमको अपने फ्रेम में रखना है। लेकिन उसके अलावा ये जो 7 एक्ट अभी आपको नीचे अभी आपको दिख रहे हैं, इन एक्ट में अगर कोई यूनिट रजिस्टर्ड है और वहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे क्या कहते हैं इस फ्रेम का हिस्सा हो जाते हैं। ये एक्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ही दिया हुआ है, इसमें नीचे कंपनीज एक्ट है 1956, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 दिया हुआ है, मतलब ये 2M1, 2M2 के अलावा कोई सेक्शन होगा। शॉप कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये सारे आपके जो एक्ट्स हैं इसमें अगर कहीं कोई यूनिट रजिस्टर्ड है तो उसको भी, और वहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर हैं तो वो हमारे इसका हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखिए, अगर इसको हम फिर से दोहराएं और समराइज करें तो पहले हमने देखा कि 1948 का जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसका सेक्शन 2M1, 2M2 ले लिया, सबको अपने फ्रेम में डाल लिया। उसके बाद हमने जो डीडीसी का एस्टैब्लिशमेंट वालों को डाल लिया, सीए में जो रजिस्टर्ड नहीं है वो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग्स को डाल दिया। उसके बाद चौथा हमारा क्या आ गया, चौथा वो आ गया कि जो हमारे 2M1, 2M2 के अलावा रजिस्टर्ड इन 7 एक्ट्स में रजिस्टर्ड हैं और प्लस वहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर हैं तो वो सारा हमारा फ्रेम का हिस्सा हो गया। तो ये 4 चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। अब ये हमारा फ्रेम बन गया है। अब क्या है कि जो हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो हम लोग किस अप्रोच से करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट अप्रोच से, न कि इंटरप्राइज अप्रोच से। अब इस्टेब्लिशमेंट और इंटरप्राइज, आप में से कोई प्रयास करना चाहेगा इस्टेब्लिशमेंट और इंटरप्राइज में क्या अंतर होता है? कुछ भी, मतलब देखिए मेरे हिसाब से कोई जवाब गलत नहीं होता, हर जवाब सही होता है, कुछ ना कुछ वो जानकारी में इजाफा ही करता है बाकी लोगों की। जानना चाहेंगे क्या अंतर है, थोड़ा जानकारी करिए। जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समय को देखते हुए नहीं बताता हूँ, वरना इसमें क्या है कि कोई और भी बता सकता है क्योंकि इकोनॉमिक सेंसस भी आप लोगों ने किया है और ये कॉन्सेप्ट तो उसमें भी है। डिस्ट्रिक्ट स्टैटिकल ऑफिसर है, ये एक तरह से इंटरप्राइज थोड़ा सा बिल्कुल सही बताया, पर थोड़ा सा ये इंटरचेंज हो गया। बिल्कुल ठीक है, अच्छा प्रयास था और ये होना चाहिए, तो थोड़ा गलत मैं और हमको चीज़ें याद होती हैं और अगर हमने कहीं गलती से जो जानकारी जो हम जवाब दे रहे हैं वो थोड़ा सा हमारे मूल आंसर से इधर उधर है तो वो हमको याद हो जाता है पहले कि हाँ इसमें अगर किसी प्रकार की कुछ कमी किया था। बोझिल टाइप का विषय है, ठीक है, इस विषय ये जो जितना भी इकोनॉमिक्स और इस तरह के विषय होते हैं बड़ा बोझिल टाइप के, तो थोड़ी देर बाद हर किसी को सुस्ती, नींद और थकान से महसूस होने लगती है। तो इस तरह के इंटरेक्शन होने से क्या होता है कि हर कोई जागरूक और उसमें इंटरेक्शन ये है कि कोई भी सेशन 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। हालांकि के साथ बताना चाहूँगा कि मान लीजिए रेनॉल्ड्स पेन बनाने वाली कंपनी जो है या रिलायंस इंडस्ट्रीज एक इंटरप्राइज है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई एक मान लीजिए वो पेट्रोल का या रिलायंस कम्युनिकेशन एक इंटरप्राइज है। वो क्या करती है कि वो पूरे इंडिया में या देश विदेश में, अभी देश तक सीमित रहते हैं, पूरे देश में वो टेलीफोन या मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो वो एज ए इंटरप्राइज रन कर रही है ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। अब क्या है कि उसके इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पे हैं। एक लखनऊ में है, लखनऊ में भी 4 जगहों पे हैं, अलग अलग जिलों में हैं, अलग अलग राज्यों में हैं। तो अब क्या है कि अगर एज अ इंटरप्राइज हम यहाँ पे जैसे मैं ये जो लास्ट लाइन लिखी है इसमें लिखा हुआ है कि फॉर डेटा कलेक्शन इन एएसआई एंड एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच एंड नॉट एंटरप्राइज अप्रोच इज फॉलोड, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो लोकेशन बेस्ड होता है, ठीक है। एक एंटरप्राइज इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है और एक कि मान लीजिए एक दुकान है, एक मिठाई वाला है, उसकी एक ही दुकान है। जैसे राधेश्याम स्वीट्स लखनऊ में है, जो लोग जानते होंगे, उनके अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो राधेश्याम एक इंटरप्राइज है। लेकिन अगर उनकी दुकान भी वहीं पे है और वहीं पे उनका एक ही पूरे कोई ब्रांच नहीं है तो वो इंटरप्राइज और एस्टैब्लिशमेंट एक ही जगह पे लोकेटेड है, ठीक है। तो एक तरह से इंटरप्राइज ये समझिए कि वो एक तरह की लीगल एंटिटी होती है। अब क्यों जो है यहाँ पे जैसे
क्यों हम लोग इस्टेब्लिशमेंट अप्रोच का यूज़ करते हैं, ये हमारा मूल मुद्दा है। इस पर हम वापस आते हैं। जैसे कि भी सुबह हम लोग ने मतलब कुछ समय पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग अगर मान लीजिए कि राधे श्याम लखनऊ में भी मिठाई बनाते हैं और कानपुर में भी मिठाई बनाते हैं, सेम इंटरप्राइज के दो इस्टेब्लिशमेंट है, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट डीडीपी की बनाने लग गए। डीडीपी मतलब जैसे स्टेट जीडीपी होता है वैसे डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की भी बात हो रही है। आगे भविष्य में जब भी कभी हमारा डेटा बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा तो हम लोग डीडीपी पे भी शिफ्ट होंगे। तो क्या हुआ कि लखनऊ में अगर वो इंटरप्राइज जो मेनली लोकेटेड है लखनऊ में राधे श्याम जी की, तो क्या होगा कि जो प्रोडक्शन मिठाई का कानपुर में हो रहा है वो जो है लखनऊ के जीडीपी में जुड़ जाएगा, ठीक है। या और थोड़ा सा अभी जीडीपी स्टेट जीडीपी पे आते हैं कि जो प्रोडक्शन रिलायंस अपनी जो सर्विसेज यूपी में जितने लोगों को अपनी सर्विसेज दे रही है, जितने उन्होंने मोबाइल कनेक्शन चला रहे हैं, यूपी में हो सकता है उससे कम हो, और उनका इंटरप्राइज जो है एमपी लोकेटेड हो, या तो क्या होगा कि यूपी में जो कंट्रीब्यूशन है उनका वो एमपी के जीडीपी में जुड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एएसआई में जो इन्फॉर्मेशन का कैप्चर करते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट वाइज करते हैं, ताकि इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि लोकेशन बेस्ड है तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या उस पर्टिकुलर स्टेट में उस पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट का या उस यूनिट का कितना कंट्रीब्यूशन है उसको कैप्चर किया जा सके। इसलिए हमारा यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ एएसआई। अब जैसे अगर जो आपने जैसे जिस उदाहरण के साथ दिया था कि जो मुख्यालय है वो अपने आप में इस्टेब्लिशमेंट है, मुख्यालय खुद भी एक इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वो मुख्यालय में पूरे यूपी में एक ही ऑफिस होता, कोई ब्रांच ऑफिस ना होता, तो वो इस्टेब्लिशमेंट एंटरप्राइज दोनों हो गया होता, ठीक है। लेकिन वो डीएस एज अ होल पूरे जो स्टेट में काम कर रहा है वो एक एंटरप्राइज है, और उसके अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट्स क्या हो गए जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो उसके ऑफिसेज है, ठीक है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है, आप लोग सर्विसेज, हम सब लोग सर्विस एक्टिविटी में सर्विस सेक्टर के लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे एएसआई का कवरेज में नहीं होगा, लेकिन ये है इस्टेब्लिशमेंट। जी मैम डीडीपी वी आर मेकिंग इन द स्टेट, और सब जगह जो आपका ये स्टैटिस्टिकल कमीशन है, मतलब बार उसमें ये रिकमेंडेशन है कि हम लोग जितना डिसएग्रीगेटेड लेवल पे जाएंगे डेटा हमारा उतना स्ट्रांग होगा। अभी टोटल पता चल जाएगा कि इस हॉल में कितना कैश हमारा अवेलेबल है, लेकिन अब हमारे पास क्या है कि अब सेंसस हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास टाइम कम है, तो हमने क्या सर्वे किया, ठीक है। सर्वे करने के बाद क्या हुआ कि हम 10 लोगों का लिया और फिर हमने उसको यूनिटरी मेथड लगा के बाई 10 × 180 कर दिया, तो हमको एक ओवरऑल टोटल मिल जाएगा। लेकिन जितना डिसएग्रीगेटेड लेवल पे हम जाएंगे उतना हमारा एस्टिमेट और स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए बात हो रही है कि डीडीपी तो अभी जैसे यहाँ पे बना रहे हैं आप, लेकिन जब सारी इंडस्ट्रीज का वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होकर डीडीपी का एस्टिमेट बनने लग जाएगा, तो क्या होगा कि अभी तो क्या है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच है कि एक स्टेट का एस्टिमेट बन गया या ऑल इंडिया एस्टिमेट बन गया, फिर हमने निकाला कि किसी इंडिकेटर के आधार पर उसको डिवाइड किया या कुछ किया, तो वो हमारा क्या होता है कि वो उतना एक्चुअल पिक्चर को शो नहीं करता। हालांकि आईना वो तब भी दिखाता है कुछ चीज़, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं हम लोग अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको करते हैं। अब बात आती है जैसे आपने हो सकता है एएसआई का जो काम कर रहे हैं, तो एक सेंसस सेक्टर होता है, एक तो सेंसस और सैंपल होता है जिसकी बात हम लोगों ने कर ली। एक सेंसस सेक्टर और एक सैंपल सेक्टर भी एएसआई में टर्म्स यूज होते हैं। सेंसस सेक्टर मोटा अभी कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। सेंसस सेक्टर में वो यूनिट्स ली जाती हैं जिनका जो सेंसस सेक्टर यूनिट्स है जिनका जो है जिसमें जो यूनिट सेंसस सेक्टर में आ गई उन सारी यूनिट्स की जानकारी जाके इकट्ठा की जाती है। उस सेंसस सेक्टर के अलावा जो यूनिट्स बचती हैं उनको सैंपल सेक्टर में रखा जाता है और उनमें से कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट करके और उनमें से जानकारी इकट्ठा की जाती है। तभी हम लोग देखते हैं सेंसस सेक्टर और सैंपल सेक्टर कैसे बनाया जाता है। हालांकि ये काम जो हम लोग जैसे जो हम लोग सीएसओ में जो हमारे यहाँ एफओडी जो सर्वे करता है, तो ये सारी एक्सरसाइज हमको ऑलरेडी जो सीएसओ का आईएस विंग है जो कलकत्ता में है, ये सारी एक्सरसाइज वो करके हमको सीधे यूनिट्स बताता है कि आपको कितने यूनिट्स में जाके डेटा कलेक्ट करना है, और उसमें से आप स्टेट में भी शायद मुझे लगता है वहीं से ही आपको भी लिस्ट मिलती है जो आप लोग जाके वहाँ डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अब सेंसस सेक्टर और सैंपल सेक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लेस डेवलप्ड इंडस्ट्रियली डेवलप्ड जो स्टेट्स हैं, जैसे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार आइलैंड, ड्यूटी है, क्योंकि ये लेस इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हैं और यहाँ पे किसी प्रकार का कवरेज छूट ना जाए, इसलिए इन जगहों पे जितनी भी इंडस्ट्रीज फ्रेम में आती हैं वो सारी की सारी जो है
उनका सर्वे किया जाता है। इन स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है कि जो है कोई यूनिट छोड़ दिया है, क्योंकि ऑलरेडी वो लेस इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है। अगर हम किसी एक कोई यूनिट को छोड़ देंगे तो हो सकता है किसी खास सेक्टर का, किसी खास इंडस्ट्रियल सेक्टर का या किसी खास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो कवरेज है छूट जाए। तो ये हमारा सेंसर सेक्टर की कैटेगरी में आता है। मतलब इन 7 जो राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र हैं, इनमें किसी भी प्रकार का भी अगर कोई यूनिट पाई जाएगी तो वो हमारा सेंसस सेक्टर का हिस्सा होगा। इसके बाद जो बाकी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में जहां पे 75, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, उसमें ये जो 6 स्टेट दे रखे हैं, देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ और केरल। यहाँ पे अगर कोई भी यूनिट है जहाँ पे 75 या 75 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो सारी यूनिट्स हमारी सेंसस सेक्टर का हिस्सा होंगी। मतलब हमने पहले लिस्ट बना ली, लिस्ट कैसे बनाते हैं हमने पीछे उसमें देख लिया, फिर देखा कि इन राज्यों में जो यूनिट्स आ रही हैं और जिनमें 75 या 75 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे सेंसस सेक्टर के हिस्से के उसमें आ जाएंगे। इसके बाद जो चंडीगढ़, दिल्ली और पौंडीचेरी जो है, ये 3 जगहें ऐसी हैं जहाँ पे अगर 50 से उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर किसी यूनिट में है तो वो हमारे सेंसस सेक्टर का हिस्सा हो जाएगा। इसके बाद बाकी पूरे देश में जितनी भी राज्य हैं, उनमें अगर कोई भी यूनिट जहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर अगर किसी यूनिट में है, जो हमारे वो लिस्ट फ्रेम में है, वो सारे के सारे हमारे सेंसस सेक्टर का हिस्सा हो जाएंगे और उनका सर्वेक्षण हमको उस पर्टिकुलर ईयर में करना होगा। फिर इसके बाद ऑल फैक्ट्रीज कवर्ड अंडर जॉइंट रिटर्न। जॉइंट रिटर्न क्या होता है? जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की थी ना कि अभी तो हम लोग राज्यवार जो है जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब राधे श्याम जी जो है, राधे श्याम की 2 मिठाई की दुकान, एक लखनऊ में एक कानपुर में, इस्टेब्लिशमेंट अप्रोच का यूज करते हुए हमको जानकारी इकट्ठा करनी है, ठीक है। अब क्या है कि राधे श्याम जी क्या करते हैं कि वो अच्छा चलिए कानपुर छोड़ देते हैं कि कानपुर वाली, लखनऊ में उनकी 2 अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट है। एक लखनऊ में मान लीजिए सदर में, एक हजरतगंज में है या कहीं भी, जैसे मान लीजिए लखनऊ में 2 जगहों पे अलग अलग यूनिट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। अब नियमतः हमको उन दोनों जगहों पे जाके और दोनों जगह की जानकारी इकट्ठा करनी है। लेकिन अब क्या है कि ये हुआ कि राधे श्याम जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, ये हम 2 अलग अलग दे पाने में असमर्थ है जो हमारा जो डेटा है। और ये बात सही है कि कई बार क्या होता है कि यूनिट्स इस्टेब्लिशमेंट वाइज इंफॉर्मेशन कई बार कंपाइल नहीं करती हैं, तो उसमें क्या करना पड़ता है कि वो अपने उसको जो है किसी माध्यम से उसको बाइफरकेट कराया जाता है, जो भी किसी तरह से वो लोग करके देते हैं। तो उसमें कई बार क्या होता है कि इस बात की संभावना हो सकती है कि वो एक यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम और दूसरे यूनिट का ज़्यादा हो। तो एक सुविधा होती है जॉइंट रिटर्न भरने का। जॉइंट रिटर्न भरने का जो नियम है वो किन फैक्ट्रीज को जॉइंट रिटर्न की श्रेणी में या किन यूनिट्स को जॉइंट रिटर्न भरने की सुविधा दी जाती है, वो देखिए ये लास्ट में लिखा हुआ है। एक मिनट चाहिए, अच्छा नहीं, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई 2 यूनिट जो है एक ही प्रकार की NIC कैटेगरी से संबंधित काम कर रही है, जैसे राधे श्याम जी दोनों जगह में मिठाई बना रहे हैं, ठीक है, NIC कैटेगरी उनकी सेम है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में वो हैं, तो उनको ये सुविधा दी जाती है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जॉइंट रिटर्न बना दीजिए, जॉइंट रिटर्न भर दीजिए कि आप दोनों यूनिट को मिलाते हुए एक सिंगल रिटर्न ही फाइल करिए। लेकिन ये सुविधा तभी है जब आपका वो सेम NIC कैटेगरी में वो काम कर रहे हो। अगर मान लीजिए कोई दूसरा एक वो मिठाई के साथ साथ कुछ और भी, मान लीजिए स्टेशनरी भी बना रहे हैं, मान लीजिए कॉपी किताब भी बना रहे हैं, तो क्या हुआ कि तब क्योंकि देखिए NIC कैटेगरी चेंज हो जाएगी। मिठाई जो है वो एक फूड से संबंधित चीज़ है और स्टेशनरी एक अलग चीज़ है, तो वो क्या होगा कि आपको जॉइंट रिटर्न वहाँ पर भरने की सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है। तो ये जब ये फ्रेम अपडेशन का काम होता है, उस टाइम इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जॉइंट रिटर्न को भरने की सुविधा दी जाती है। तो अगर कोई जॉइंट रिटर्न भरा, कोई यूनिट जॉइंट रिटर्न के लिए फ्रेम में डाली गई है, तो वो भी हमारे सेंसस सेक्टर का हिस्सा हो जाती है। तो सेंसस सेक्टर के 4 हिस्से हमने कैसे बनाए हमने। एक तो जो ये 7 लेस इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, इसमें जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स आएंगी वो सारा हमारा सेंसस सेक्टर का हिस्सा हो गया। एक दूसरा, ये जो 6 स्टेट्स हैं
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे जो यूनिट्स हैं जिनमें 75 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉई हैं, वो सारा हमारा सेंसस सेक्टर का हिस्सा हो गया। 3 यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स, दिल्ली, पौंडीचेरी और चंडीगढ़, वहाँ पे 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर हैं, और इसके अलावा जितने स्टेट बच रहे हैं उनमें 100 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ अगर किसी यूनिट में हैं वो, और JR के रूप में रजिस्टर्ड जो यूनिट्स है, ये सारा मिला के हमारा सेंसस सेक्टर बन जाता है। अब इसके बाद जो भी बचती हैं यूनिट्स, जो भी यूनिट बचती हैं वो हमारा सैंपल सेक्टर हो जाता है। सेंसस सेक्टर सारी जो हमारा लिस्ट फ्रेम बना था उसमें से हमने पहले सेंसस सेक्टर निकाल लिया। सेंसस सेक्टर निकाल लिया मतलब इन सारी यूनिट्स का हमको एन्यूमरेशन करना है। जो बचा वो हमारा सैंपल सेक्टर में हो गया। अब सैंपल सेक्टर में से सैंपल के आधार पे यूनिट्स का चयन किया जाता है और उन चयनित यूनिट्स का ही केवल ASI में सर्वे किया जाता है। मतलब सैंपल सेक्टर प्लस देखिए सेंसस सेक्टर कंप्लीट और सैंपल सेक्टर में से चुनी हुई इकाइयों का जो है सर्वे करके ASI या किसी पर्टिकुलर जगह सर्वे कंप्लीट किया जाता है। अब ये सेंसस सेक्टर स्टेट, ये C में सेकेंड लाइन देखिए कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सेक्टर और NIC 3 डिजिट कोड। ये क्या है कि अगर किसी स्टेट के किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर NIC 3 डिजिट की जो आइटम बन रहा है उसकी सिर्फ 4 या 4 से कम इकाइयाँ अगर हैं, मान लीजिए जैसे शूज़, जूते बनाने वाली कंपनी है, जूता बनाने वाली कोई यूनिट है और लखनऊ में उसकी 4 या 4 से कम यूनिट है, तो वो चारों की चारों यूनिट भी हमारी सेंसस सेक्टर में कवर हो जाएंगी। अगर 4 से ज़्यादा होंगी तो फिर नहीं, तब तो हो सकता है वो नहीं कवर में आएंगे। लेकिन अगर 4 से 4 मतलब ऊपर सेंसस सेक्टर से में निकलने के बाद अगर कोई भी ऐसे, ताकि किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का कवरेज जो है छूट ना जाए, इसलिए इस बात को ध्यान में रखा गया है कि किसी राज्य के किसी भी जिले में, किसी भी सेक्टर में अगर कोई जो आइटम को बना रहे हैं, जो जिस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कर रहे हैं, उसका जो NIC कोड 3 डिजिट लेवल पे अगर उससे 4 से कम इकाइयाँ अगर हैं उस जिले में, तो उन सबको भी हमारे सेंसस सेक्टर में डाल दिया जाता है। तो ये भी हमारे सेंसस सेक्टर का हिस्सा होते हैं। और जैसा कि लास्ट टाइम दिया है कि ऑल सेंसस यूनिट्स इन द फ्रेम, इनका कंप्लीट इन्यूमरेशन किया जाता है और जितनी भी यूनिट्स हैं इन सबका जो है इन सब की जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसके बाद जो बचता है वो जैसे मैंने बताया आपको कि वो सैंपल सेक्टर होता है। सैंपल सेक्टर क्या है? सैंपल सेक्टर जो बचा वो हमारा सेंसस सेक्टर निकालने के बाद सैंपल सेक्टर बन गया है। अब इसमें क्या करते हैं कि हर स्टेट में एक स्टेटम का फॉर्मेशन किया जाता है। वो स्टेटम का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है कि स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में जो 3 डिजिट NIC कैटेगरीज हैं उस पर जो NIC 3 डिजिट कैटेगरीज, मतलब इस आधार पर पहले यूनिट्स को क्लासीफाई कर दिया गया, निकाल दिया गया कि किसी स्टेट की। जी बताइए। जी मैम। बनाएंगे, मतलब वो हमारे पास ऐसा एक सेंट्रल यूनिट में आता है और एक हम लोगों को अलॉटेड है, तो वो जॉइंट रिटर्न बनाते हैं। हमको अपना मतलब रब वाले जो स्ट्रीम वाला है वो वाला नहीं दे पाते, जॉइंट रिटर्न होता है उनके पास, बाइफरकेट नहीं कर पाते। अच्छा, मतलब एक यूनिट है जो रॉ मटेरियल बना रही है, मान लीजिए जूते बनाने वाले की फॉर एग्जाम्पल अगर करें कि एक जगह जो है लेदर की जो है वो उसी वही है सर, मारने को का एक ही है दोनों का, उसी के लिए वो बना रही है। इस कंडीशन में रॉ मटेरियल जो बना दिया उसी प्रोडक्ट उसी के लिए बना रही है, कंपनी उसका मालिक है ना। ओनर एक ही है। ओनर एक, देखिए ओनर एक है उससे नहीं होता। देखिए जॉइंट रिटर्न में हमको ये देखना रहता है कि जो हमारी NIC कैटेगरी है वो चेंज ना हो। अगर जैसे जो भी वो रॉ मटेरियल, भाई वो रॉ मटेरियल जैसे दूसरा है कि उसका मैनेजमेंट सही हो, तीसरा है कि NIC जो है केस में हम JR नहीं कर सकते, हमें अपोर्शन कराना पड़ेगा क्योंकि NIC लेवल पे वो डिफर कर रही है। अच्छा एक चीज में थोड़ा ठीक, तो सैंपल आप सिर्फ सैंपल कर रहे हैं तो आपका तो सेंसस के साथ जॉइंटर इन बिटवीन द सर्वे हो ही नहीं सकता। जब फ्रेम अपडेशन का समय आएगा और आप जब लिखेंगे, जब पता ये चीज़ आप राइटिंग में लाएंगे कि ये सेम प्रोडक्ट है, सेम डिस्ट्रिक्ट में है, सेम मैनेजमेंट है, वो आएंगे तो हम जब फ्रेम अपडेट करेंगे तब उसका स्टेटस चेंज करके सैंपल को सेंसस बनाएंगे और जॉइंट रिटर्न कर देंगे, वो आपके फिर सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। आपके लिए
रहे हैं, अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो आप इसको सेपरेटली यहाँ पे बाय रिटन इसको इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि हम लोग भी फ्रेम अपडेशन के लिए जब हमारा पूरा सर्वे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बेसिस पे कितने नॉन रिस्पॉन्स है, कितने डिलीटेड होने वाले हैं, वो सब इंफॉर्मेशन सेंट्रल को प्रोवाइड कराते हैं। उसी के बेस पे फ्रेम अपडेट होता है, नेक्स्ट ईयर में वो अपडेशन इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो वो सेम कंडीशंस हर सर्वे में फिर रिपीट होंगी, फिर आप लोग कहते हैं कि टाइमली, एक चीज और है कि टाइमली इन्फॉर्म करें, फ्रेम अपडेशन में क्योंकि आप लोग का भी जो पोर्टल है वो टाइमली अपडेट होता है, उसके बाद क्लोज हो जाता है, आप लोग के पास ऑप्शन नहीं रहता फिर उसको अपडेट करने का। तो सभी से ये है कि जो इस तरह के केसेस आए यहाँ पे विद इन टाइम और बिल्कुल प्रॉपर, जैसा कि सर लोग बता रहे हैं, आप उसको उसी क्राइटेरिया पे फुलफिल करते हुए यहाँ पे इन्फॉर्म करें, ताकि वो आपके फ्रेम में अपडेटेड रहे और नेक्स्ट टाइम ये अगर इस पे कोई एक्शन होना है तो वो हो सके। एक बात और, सेंसर नहीं बना पाएंगे इसको, ठीक है? तो अगर आपको ये देखना पड़ता है कि इसमें कितने वर्कर्स हैं। देखिए ज्वाइंट रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है? ज्वाइंट रिटर्न का कॉन्सेप्ट है कि अगर सेंसस यूनिट है, अगर कोई सैंपल यूनिट सेंसस की तरह है, ठीक है, और उसका सेम मैनेजमेंट के साथ काम चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट फ्रेम अपडेशन पे करते हैं कन्वर्ट, उसको फिर हम सेंसस ले लेते हैं, अपने में ले लेते हैं, ठीक है। और ये बात कहना कि 3 यूनिट है, सेम डेटा बना रही है, सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के खिलाफ है, क्योंकि अकाउंटिंग में हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग होता है। तो ये कह देना कि हम इसको अलग नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये तो अकाउंटिंग के ही खिलाफ है। अकाउंटिंग का पहला स्टेप ही है कि रिकॉर्डिंग, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड। सर मथुरा में 5 फर्म छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और दिल्ली और मतलब एक्सेट्रा, अब वो क्योंकि बैलेंस शीट उनका 10 नंबर से बनी हुई एक ही है, उन्होंने पूरी बैलेंस शीट क्लब पे दे दी। देखिए हमारे पास भी ऐसा आता है, बहुत सारे सैंपल यूनिट है तो हम उसको सही जगह आपने यूनिट डाल दिए, ठीक है, तीनों यूनिट अपना काम कर रही है, एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है, वो तीनों ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड हो जाता है तो उसका एक ट्रायल बनता है, वो तीनों ट्रायल पहुंचता है हेडक्वार्टर और उस तीनों ट्रायल के बेसिस पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। हमने सर उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इसका जो मथुरा में है फर्म, तो बस ये कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, अगर वो डिसेग्रीगेट नहीं, किसी भी तरह उसको डिसेग्रीगेट करके हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जब अगर एक ही बैलेंस शीट या एक ही वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, एस्टैब्लिशमेंट वाइज नहीं कर रही है, तो वो मना कर रहा है, तो कुछ और ऑप्शन नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ उसको कम्युनिकेट करके कन्विंस करके वो हमको उसको जानकारी लेनी ही पड़ेगी। उसके अलावा एक चीज ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ सर, बिल्कुल थंब रूल है, जॉइंट रिटर्न एक साथ वो अपना वो आपकी बात में एग्री करता हूँ, लेकिन वो ये उसको वो ना टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले लें कि अलग अलग बना रहा तो अलग अलग नहीं कर पा रहा तो हम JR कर दें, वो पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ सैंपल यूनिट ही आएंगे और कोई भी सैंपल यूनिट जो है JR वो नहीं होती हैं, एक तो ये हमारा वो है। तो अगर ऐसी यूनिट है, जब आप फ्रेम अपडेट करने की, जब फ्रेम अपडेशन का काम होता है, जैसे कि हम लोग फ्रेम की जानकारी हम लोग कहाँ से लेते हैं, CIF से लेते हैं, तो जो CIF है वो उस टाइम जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है या स्टेट से जो जानकारी हम दे रहे हैं उस टाइम में अगर वो हम लोगों को दे देता है स्टेट कि ये यूनिट्स जो है ये इस तरह से है और इनको JR किया सकता है, तो वो जो क्राइटेरिया है वो अगर फुलफिल करता है तो फिर वो हम लोग JR करते हैं, JR कर सकते हैं। और अगर हम लोगों ने उसको JR डिसाइड कर लिया, तो सेंटर ने उसको डिसाइड कर लिया कि ये JR रिटर्न की कैटेगरी में आता है, तो वो आपके पास आएगा ही नहीं रिटर्न फाइल करने के लिए। तो आप इस बात का चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, और इन प्रोसेस में कोई भी रिटर्न JR नहीं किया जाता है बीच में। तो ये जो बची सैंपल यूनिट जो होती हैं उसका हम लोग एक स्टेटा बनाते हैं। स्टेटा कैसे बनाते हैं? स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सेक्टर वाइज प्लस NIC कैटेगरी वाइज। तो ऐसे कई हमारे पास, मान के चलिए कई ऐसे कॉलम्स हमारे पास इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसी लिस्ट, ऐसे ग्रुप्स बन जाएंगे जिसमें ये यूनिट्स होंगी जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेक्टर में। अब इसमें कैसे जो है हम सैंपल सेक्टर का चुनाव, सैंपल यूनिट्स का चुनाव करेंगे, तो क्या करते हैं सर? प्लीज सर, वो तो छोटे क्वेश्चन है, कुछ कह रहे हैं? एक बार फिर से थोड़ा स्पेशल चीज करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एस्टेब्लिशमेंट वो लिए जाएंगे जो CEA में रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, तो ऐसे कौन से हैं, जरा मुझे उदाहरण से मैं जानना चाह रहा हूँ। तो कोई उदाहरण देंगे कोई?
अरे आप आगे आ जाइए। कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ये आज तक हमें कहीं नहीं मिला जी। न तो कोई दुकानदार बताता है, न कोई आज तक कोई डिपार्टमेंट बता पाया। नहीं यार, इसको मैं एक मिनट जवाब दे दूँ साहब। हाँ बिल्कुल एकदम। देखिए आपको तो इसमें इतना पर्सन की जरूरत है, मिल रहा नहीं मिल रहा, आपको तो बकायदा एक लिस्ट मिली है, वहाँ जाकर सर्वे करना। ठीक है। फ्रेम शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या है? जब सर्वे करने जाते हैं तब हम किससे पूछें कि आपका ये सर्वे करते समय पूछना ही नहीं है, क्योंकि अगर वो शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन जब हम फ्रेम बनाते हैं तो हम अलग अलग एजेंसीज को अप्रोच करते हैं। जैसे आपको बताया कि हम खाद्यान्न स्टैब्लिश उनको भी अप्रोच करेंगे, कमर उसमें जो कंपनी एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन है उनको भी अप्रोच करेंगे। वो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं है, 100 से ज़्यादा वर्कर्स कंपनी एक्ट फैक्ट्री एक्ट तो क्लियर है, लेकिन ये एक्ट अभी तक क्लियर नहीं है। ये जब जहाँ पे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, अगर कोई यूनिट अंडर सेक्शन 2 के मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, 100 से ज़्यादा वर्कर वाली यूनिट है और उसने फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 2M1 2M2 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ, उसने कहाँ करा लिया? शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। नहीं तो कहाँ कराते हैं ये? तो अब शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का जो भी स्टेट लेवल पे जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन होता है, एग्जैक्टली वो मैं इसका समाधान नहीं हुआ। देखिए पहली बात है कि जब आपको सर्वे करने जाना है तो ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको यही बताना है कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जब रजिस्ट्रेशन होगा, फ्रेम में जब ये आएगी तभी सेलेक्ट होके आ पाएगी। ठीक। और फ्रेम अपडेशन का नाम इसका क्या है कि जब आप सर्वे करने जा रहे हैं तब आपको ये पूछना नहीं है कि वो ऑलरेडी सेलेक्ट आ चुकी है। फ्रेम अपडेशन, जब फ्रेम अपडेशन होता है तब यूनिट्स जो भी यूनिट्स हैं जो रजिस्टर हो रही हैं, तो वो आप लोगों ने उसकी इंफॉर्मेशन लिस्ट ली थी कि नहीं ली थी? उनको वेरीफाई कराया था कि नहीं कराया था? नहीं, आपका सवाल था कि हम सर्वे में पूछे कि एस्टैब्लिशमेंट में ये आपको फ्रेम जनरेशन के लिए बताया है। देखिए डेटा सीआईएफ से फैक्ट्री वालों की अपनी है। हाँ, 3 है, डिस्टिलरी, पावर जनरेट करती है और वो भी करती है। रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, तभी तो हमारे साथ क्या इसमें जो जनरेटर लगा लेते हैं लोग मोहल्लों में सप्लाई देते हैं? आप ऐसा ही कर रहे हैं। वो सर्विस हो गया। आप पहले देखिए सर्वे 2 टाइप से होता है, एरिया फ्रेम, लिस्ट फ्रेम। यहाँ पे आपको ज़्यादा के पता नहीं करना है, उसमें फाइनली एक फ्रेम बना के सिलेक्शन नहीं करना है, वो तो हम कर चुके हैं, करके आपको दे दिया। हाँ, अगर वो कहता है कि मैं डी रजिस्टर्ड हो गया, मैंने प्रोडक्शन बंद कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए अलग से क्लॉज है कि क्या करना चाहिए, आगे आएगा उसमें। अब जनरेटर ला के कोई जला रहा के कर रहा है तो आपकी लिस्ट में हो गई नहीं ना, जब तक फैक्ट्री एक्ट के जो सर ने सारा बताया रजिस्ट्रेशन, जब तक वो 100 बोर्ड वर्कर्स के तहत हो और 7 रजिस्ट्रेशन में ना आता हो, जब तक वो उसके बाद भी अगर एसआई की फ्रेम में शामिल ना किया गया हो, तब तक कुछ नहीं करना है। नहीं, इनका क्वेश्चन क्वेरी सर ये है, मैं समझ रही हूँ इन लोग की प्रॉब्लम। इन लोग के साथ ये है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज को रजिस्टर्ड कराया जाए, वही ये लोग प्रॉब्लम रजिस्ट्रेशन तो वो तभी होगा जब आप सीआईएफ में रजिस्टर्ड होगा या लेबर में रजिस्टर्ड। आपका सिंपल सा ये है इसमें कि फैक्ट्री एक्ट तो आपको क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डिफरेंट 7 एक्ट्स है मेरे ख्याल से वो भी सबको क्लियर होंगे। खादी वाला काम कहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, सोसाइटी कहाँ से होता है, शॉप एंड कमर्शियल भी क्लियर हो गया है। उसमें आपको जो फील्ड लेवल पे आप ये कर सकते हैं कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, एक सर ने बहुत इसमें मेरे को ही आज क्लियरिटी की है। मैन्युफैक्चरिंग हमारी कोई अलग चीज़ एक्टिविटी नहीं है एक तरह से, लेकिन जो हम एएसआई के प्रोग्राम में ले रहे हैं उसमें 2K का हम जो क्लॉज है या एक्ट है उसको फॉलो कर रहे हैं। उसमें जैसे हमारे जो सेल्स की है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, कोल्ड स्टोरेज है, ये सब भी उसमें कवर होते हैं। तो इसीलिए ये जो डिफरेंट 7 एक्ट्स हैं वो सब रखे गए हैं। अगर उसमें जो हमारे 3 क्राइटेरिया सर 2 या 3 क्राइटेरिया, एक तो 100 और मोर वर्कर्स, सबसे पहला क्राइटेरिया 100 और मोर वर्कर्स, फिर दूसरा है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे अकॉर्डिंग ये नहीं कि केवल उसमें जो है किसी रॉ मटेरियल का केमिकल चेंजेस के थ्रू या मशीनरी प्रोसेस के थ्रू उसको चेंज करके कोई न्यू प्रोडक्ट बना दिया है। जैसे कि कोल्ड स्टोरेज में हम अगर कोल्ड कुछ स्टोर कर रहे हैं, अभी नहीं आई, आती नहीं
नहीं है क्योंकि मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा, बिल्कुल सही आपने ये बात कही। अनुरोध के तो जितना कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कैजुअल वर्कर एंड रेगुलर वर्कर, ऑल दीज आर एम्प्लॉइज। एक चीज देखिए समस्या क्या आती है, वो जो फंड करने मैं आऊँगा उसमें जब सर का डिले हो रहा है आगे फिर दिक्कत है। ये जब मन में उठे तब पूछ लेना चाहिए कि जो थ्योरी पार्ट है ये तो आपके पास हमेशा रहेगा, लेकिन कई बार कुछ चर्चाएं ऐसी होती है जो हमारी कंफ्यूजन रहती है। जैसे अभी एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच ये सब चीज़ों की बात हो रही थी और एम्प्लॉयज़ के बारे में ये सारे कुछ देखिए कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती हैं जिनका समाधान हम लोग किसी भी चर्चा के द्वारा नहीं कर सकते। उसमें से ये है कि हमारे पास एक एक्ट है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट, जिसके तहत हम एम्प्लॉय जो यूनिट्स को अगर वो यूनिट्स इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो उनको फोर्स कर सकते हैं और उनको नोटिस इशू कर सकते हैं, इवन कोर्ट तक ले जा सकते हैं। और सेंटर में हमारे यहाँ लोग पेनलाइज भी हुई हैं यूनिट्स डेटा को प्रोवाइड ना करने के लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ तक जाने से पहले हम लोग जितना कन्विंस करके जितनी चीज़ें करके, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं, जो स्टोरी में सब चीज़ों को या सब एक ही सेशन में बता पाना संभव नहीं होता। लेकिन जैसे कि अभी जो हमारा ये टॉपिक है ये एक दिन का नहीं है, हमारे यहाँ ये इस पर ट्रेनिंग 5 दिन की होती है जो कि हम लोग एक दिन में कर रहे हैं। तो ठीक है, जो भी सेशन में आपके जो जेन्युइन क्वेश्चन हैं वो हम लोग यहाँ पे टेकअप करेंगे और उसको जो है लेंगे। लेकिन ये भी आप समझिए कि हर प्रश्न का जवाब इसी उसमें दिया नहीं सकता। कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे जो हम जहाँ पे बात ठीक है कि जब आप जाते हैं आपसे पूछा जाता है, जैसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत से रिलेवेंट होंगे और बहुत से इररिलेवेंट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। वहाँ पे आपको जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपको सब्जेक्ट मैटर की थोड़ी सी प्रोसेस की जानकारी है। जैसे यहाँ पे 75-50 की बात जो कर रहे थे हम लोग की एम्प्लॉयज़ की, तो यूपी में तो वो कभी लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि यूपी में तो वही एम्प्लॉयज़ आएंगे जो जहाँ पे 100 या 100 वो यूनिट्स आएंगे जहाँ पे 100 से ज़्यादा वर्कर है, ठीक है। तो ये देखिए ये अब क्योंकि प्रेजेंटेशन एक ओवरव्यू देने के लिए इसलिए वो इसमें शामिल है। खैर हम लोग सैंपल सेक्टर पे आ जाते हैं पहले। तो सैंपल सेक्टर हमारा क्या था, जो सेंसस से बचा वो सैंपल सेक्टर है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप कैसे बनता है कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, सेक्टर वाइज, NIC 3 डिजिट कैटेगरी वाइज एक ग्रुप बन गया। अब ये जो ग्रुप बना है इसमें से हमको कुछ लोगों को उठाना है, कुछ लोगों को लेना है। तो वो कैसे लेते हैं कि उस जो ग्रुप बना है किसी पर्टिकुलर इस तरह का ग्रुप या स्ट्रेटा जिसको बोलते हैं, अगर बोले तो उस स्ट्रेटा में जो भी जितने हर यूनिट में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उसके आधार पे उन यूनिट्स को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लिया जाता है। एम्प्लॉयज़ के घटते हुए क्रम में उनको रख लिया जाता है और उस एम्प्लॉयज़ के घटते हुए क्रम में रखने के बाद जो भी सैंपल साइज जो है हमारा IS लिंक डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के इतने इस सेक्टर के इस डिस्ट्रिक्ट में इतने यूनिट्स को कवर करना है, उसके आधार पर सर्कुलर सिस्टमेटिक एक मेथड होता है, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, उस आधार पे उनका चयन किया जाता है। और उनका चयन करने के बाद उन जितने भी यूनिट सेलेक्ट होकर आती हैं उनको 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है, ठीक है। उन 4 हिस्सों में जब बता मतलब उनके 4 सब सैंपल बना दिए जाते हैं 1 2 3 4 करके। और सैंपल नंबर 1 और 3 जो होता है वो सेंटर को दे दिया जाता है सर्वे करने के लिए, और सैंपल नंबर सब सैंपल 3 और 4 दे दिया जाता है, सॉरी 2 और 4 दे दिया जाता है स्टेट को। अब ये क्यों किया जाए, ताकि किसी जितना ज़्यादा रैंडमनेस डाली जाती है उतना एस्टिमेट्स में बायसनेस आने की संभावना कम होती है, इसलिए ये इस तरह से करते हुए सैंपल या सेंसस सेक्टर का निर्धारण किया जाता है। अब इस सेंटर क्या करता है, जो हमारा MSSO है वो क्या सर्वेक्षण करता है किन का, वो कंप्लीट सेंसस सेक्टर के बारे में हमने बात की है। उसके अलावा सॉरी सेंसस सेक्टर और सैंपल सेक्टर के जो सब सैंपल नंबर 1 और 3 ये जो है हमारा सेंटर करता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो करती है वो जो सब सैंपल 2 और 4 में जो यूनिट्स उनके स्टेट में आपके स्टेट्स में जो आती हैं वो आप लोग करते हैं या स्टेट करते हैं। तो इस तरह से हमारा ASI का सर्वे का